गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी है, ये जो चैनल है, इस चैनल से हिंदी माध्यम में हम लोग यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। और यहाँ पे हम लोग रोजाना पढ़ते हैं 1 PM पे इंडियन पॉलिटी की क्लास। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इसे जरूर आप लोग फॉलो कर लेंगे। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे, आपकी तैयारियों में आपकी मदद करेंगे। और ये है प्लान, सब्सक्रिप्शन प्लान। एक प्लस कोर्स है यहाँ पे, एक आइकॉनिक है। प्लस कोर्स अनअकैडमी का कंप्लीट रेगुलर कोर्स होता है। रेगुलर कोर्स, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज और एसे पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। ठीक है। इसका जो 12 महीने का चार्ज होता है 1 ईयर का, वो है 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट, फीस होगी 44,550। वहीं अगर आप 24 महीने का ले लेते हैं, यानी 2 साल का प्लान, 2 ईयर का, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800 रुपए। ये सारी प्लान है, सारी चीजें। दूसरा जो प्लान है प्लस के बाद, वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके बाद आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। आइकॉनिक का जो 12 महीने का प्लान है, यानी 1 ईयर का, 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फीस में 10% डिस्काउंट, फीस होगा 62,550। वही अगर 2 साल के लिए आइकॉनिक ले लेते हैं, जो 2 ईयर का प्लान है, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। ये सारे प्लान, ये सारी चीजें, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में, अपने भारतीय राज्य व्यवस्था में, कि हमारी प्रस्तावना क्या है। और ये क्लास प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एक एक टॉपिक समझते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है क्या है प्रस्तावना, प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, या क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करते हुए डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में पहले भूमिका समझिए, क्या है प्रस्तावना, क्या क्या चीजें हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल आधार है। ठीक है। जो हमारा भारतीय संविधान है, उसका पूरा मूल आधार जो है वो क्या है? प्रस्तावना ही है। यह एक आदर्शात्मक मूल्य है जो हमारी सरकार का मार्गदर्शन करती है। ठीक है। प्रस्तावना पूरा एक आदर्शात्मक मूल्य है जो हमारी सरकार का क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण सभा में पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, जिसे 12 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया था। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो संविधान निर्माण सभा थी जो 1946 में बनी थी, जो हमने पढ़ा था पहले, जो पहली संविधान निर्माण सभा थी, उस सभा में पेश किया था प्रस्तावना को, प्रेमबल को, हमारे संविधान की, कि किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये फिर आजादी के बाद 12 जनवरी, सॉरी, आजादी के बाद नहीं, 12 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया। 1947 में, क्योंकि अगस्त में आजादी हुई में मिली थी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जो संविधान सभा के लोग थे उस समय इसको, उसके बारे में स्वीकार्य थे। आगे क्या कह रहा है? इसके बाद विभिन्न संकल्पों के विचार के रूप में प्रस्तावना को लिखा गया। ठीक है। जिसे 1976 में यथा संशोधित कर दिया गया था। ठीक है ना।
फिर 1976 में प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ था तथा समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। 1976 में प्रस्तावना को संशोधन करके उसमें समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये संशोधन के बाद हुआ था 1976 के संशोधन से संविधान में। और 1976 में यथा संशोधित इस उद्देशिका में संविधान के ध्येय और उसके उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन है। जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग, ठीक है, इससे शुरुआत है और सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग उद्देशिका देख भी लीजिएगा। लेकिन उद्देशिका में जो जो शब्दों का अभी उल्लेख हुआ है सारा भी हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए क्या है उद्देशिका में लिखा हुआ, जो संविधान प्रस्तावना की उद्देशिका थी उसमें क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, आगे देख ले लेते हैं उसके बाद फिर, के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी यानी हिंदी में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारी उद्देशिका में लिखा हुआ है ये सारी बातें कि हम भारत के लोग यानी पीपुल ऑफ इंडिया, जो हम लोग हैं, भारत की जनता जो है, वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त कराने के लिए हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसके लिए सभी व्यक्ति की अपनी गरिमा बरकरार रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। तो ये उद्देशिका की बात है। उद्देशिका में जो शब्द आए हैं इनके बारे में भी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना यानी संविधान का परिचय या संविधान की भूमिका, पूरे संविधान की भूमिका या पूरे संविधान का परिचय हमारी प्रस्तावना कहलाती है। और इसमें संविधान का संपूर्ण सार उपस्थित होता है। संपूर्ण सार मतलब जितना संविधान में सारी चीजें हैं वो एक सार के रूप में एक संक्षिप्त वर्णन इसमें है। मतलब जैसे इसमें कहा कि हम सभी को न्याय, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणतंत्रात्मक व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, तो ये सब संविधान के सार ही हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण और प्रस्तुति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका निर्माण भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है और इसकी प्रस्तुति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की है। तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना का हमारे महत्व क्या है, क्या है संविधान की प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना संविधान का आधार तत्व एवं दर्शन है जो कि विश्व के लगभग सभी संविधान में होती है। और प्रस्तावना उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्देश है जिसे संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु दिया है तथा उन मुख्य उद्देश्यों को बताती है जिसे शासन को प्राप्त करना है। ठीक है, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का आधार तत्व और हमारे संविधान का दर्शन है। ठीक है, जो विश्व के लगभग सभी संविधान में उसकी अपनी अपनी प्रस्तावना होती है। ठीक है, और प्रस्तावना हमारे उन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्देश है जिसे संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु दिया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए और क्या है महत्व हमारे प्रस्तावना का। साथ ही यह लोगों की इच्छा एवं प्रेरणाओं को अभिव्यक्त भी करती है। अतः हम कह सकते हैं कि
प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है, कुंजी है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रस्तावना जो है, जो संविधान के निर्माता है, जो इसको बनाए हैं, उनके विचारों की जानने की एक कुंजी है, वो क्या सोचते थे। ठीक है ना। और देखिए महत्व में और क्या कह रहा है कि प्रस्तावना ऐसा आदर्शात्मक मूल्य है जो सरकार का मार्गदर्शन करता है और संविधान के निर्वाचन में सहायक है, अर्थात संविधान की जटिलता को स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है और साथ ही प्रस्तावना सरकार के क्रियाकलापों को मापने की कसौटी भी है और इसके माध्यम से जनता सरकार के कार्यों को जांच परख कर आने वाली सरकार के निर्धारण में हमारी मदद करती है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो जनता के लिए है, सबके लिए। इसीलिए इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है ना, संकल्प। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सभी के लिए है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या है इसका महत्व, देखिए कि संविधान एक गतिशील अवधारणा है जिसमें निरंतर संशोधन की आवश्यकता होती रहती है। ठीक है, एक गतिशील अवधारणा है और इसमें समय समय पर संशोधन भी होता है और इन संशोधनों को करने में प्रस्तावना एक लक्ष्य की तरह है, अर्थात प्रस्तावना से स्फूर्ति ग्रहण करके सरकारें उसी के अनुरूप संविधान में संशोधन कर सकती है। जैसे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना जरूरी होता है, वैसे ही प्रस्तावना के द्वारा संविधान में संशोधन भी जरूरी होता है। इन सारे चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, एक सेकंड जरा, आइए देखिए और क्या क्या चीजें हैं, ये इसमें क्या कह रहा है और क्या है हमारे संविधान के महत्व में कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं, इन सारे चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। और संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी है। ये सारी चीजें इनको जरूर ध्यान में रखिएगा कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है और संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी है। ठीक है, और यही है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके बारे में जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है और यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। हमारे प्रस्तावना से तो किसने कहा, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने, ये है, इन्होंने हमारे प्रस्तावना के बारे में ये सारी चीजें कही थी हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर, यही है अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिमत्ता कहकर अपना सम्मान देते हैं, कि जिन लोगों ने संविधान की प्रस्तावना लिखी उनको राजनीतिक बुद्धिमत्ता। और बेरुबारी मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है और जहां संविधान में भाषा में
संदिग्धता होती है वहां उद्देशिका संविधान की विधिक निर्वचन में सहायक भी होती है। कि जहां पे इसकी संविधान की भाषा अगर जटिल है तो वहां पे उद्देशिका के द्वारा फिर उनको उसके निर्वाचन में, विधिक निर्वाचन में सहायक होती है उद्देशिका। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या महत्व है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी कहा कि संविधान की मूल आत्मा सशक्त एवं अपरिवर्तनीय है तथा संविधान को समझने और उसकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है, और साथ ही प्रस्तावना उस सिद्धांतों का निचोड़ है जिन पर सरकार को कार्य करना है। तो अलग अलग लोग, उनकी अपनी अपनी राय थी किस पे? हमारे प्रस्तावना पे। उन लोगों ने प्रस्तावना को ऐसे ऐसे रूपों में अभिव्यक्त किया। जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। अब इस प्रस्तावना में यहाँ पे दो तथ्य उल्लेखनीय है। क्या उल्लेखनीय है? ये ध्यान से देखिए। दो तथ्य। पहला कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है ना? ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। और दूसरा, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये दो तथ्य प्रस्तावना के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि प्रस्तावना जो है वो गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। आगे फिर क्या कह रहा है? प्रसिद्ध संविधानविद सुभाष कश्यप, जानते होंगे, इनकी पॉलिटी की बुक भी आती है ऑप्शनल वालों के लिए जो लोग पढ़ते हैं। सुभाष कश्यप ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है क्योंकि इस पर संविधान सभा में बहस हुई व अंतिम मतदान हुआ तथा अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने और न्यायमूर्ति वेग के अनुसार न्यायालय संवैधानिक विधि मान्यता की कसौटी को प्रस्तावना में खोज सकती है और प्रस्तावना संविधान संशोधन की मापदंड भी प्रस्तुत करती है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग समझा जाए और सारी चीजें। तो ये बात हुई है, सुभाष कश्यप ने कहा। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है? इस बात से ये भी ध्यान में रखिए कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। ठीक है। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा था। केशवानंद भारती के मामले में उठा था यह सवाल पहली बार कि क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। फिर यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। और याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताएं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का फिर एक भाग है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, लेकिन यह हुआ कि इसमें 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में केशवानंद भारती विवाद और भी बहुत सारे हैं, हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे भी आगे क्या क्या चीजें हैं। फिर क्या हुआ? न्यायालय ने अपना यह मत बेरूबारी संघ 1960 के तहत दिया था और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अगर संविधान का अंग होगा तो उसमें संशोधन हो सकता है। तो न्यायालय ने अपना यह मत कब दिया कि संविधान का अंग है प्रस्तावना? बेरूबारी संघ 1960 का एक विवाद है इसमें कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी शर्त क्या होगी? बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। ठीक है। उसकी जो मूल विशेषता है प्रस्तावना की उसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है।
और दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। मूल विशेषताएं क्या है देखेंगे हम लोग। और अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया है, और उसी के तहत एक बार केवल प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। यही संशोधन हुआ था और इसमें 3 नए शब्दों को फिर हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। किसको? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को फिर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ये देखिए। क्या किस ये जो मुद्दा आया था बेरुवारी विवाद में कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है या नहीं है, ये ध्यान से पढ़िए। वाद क्या था और विवाद क्या था, निर्णय क्या आया और उसका निष्कर्ष क्या आया। वादी जो थे वो बेरुवारी संघ का था, संघवाद 1960 में, जो अभी हमने देखा। इसमें विवाद का मुद्दा क्या था इस केस में, बेरुवारी संघ में, कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है, ये विवाद चला था। तो इसमें फिर निर्णय क्या आया सुप्रीम कोर्ट का, ये देखिए। प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजन को दर्शाती है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है, और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं और इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है। और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्योंकि यह न तो सरकार को शक्ति प्रदान करती है और न ही सरकार से शक्ति लेती है, यथा सरकार के उद्देश्यों को अप्रभावित करती है। और इस वाद का फिर निष्कर्ष क्या आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि बेरुबारी विवाद में यही आया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं। अगला जो वाद था उसका क्या निष्कर्ष आया, उसमें क्या हुआ। अगला जो वाद था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये मामला हुआ था। और इसमें विवाद का विषय था कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है या नहीं, वही सेम। इसका निर्णय क्या आया ये देखिए। बेरुबारी संघवाद के निर्णय को यहाँ पे उलट दिया गया। बेरुबारी में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यहाँ पे इस निर्णय को केशवानंद भारती वाले में उलट दिया गया। आगे देखिए, और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और साथ ही यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। भले ही प्रस्तावना कानूनी शक्ति न रखती हो, परंतु यह संविधान की अस्पष्ट और असंदिग्ध होने वाली भाषा को स्पष्ट करने में सहायक हो सकती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इस वाद का फिर निष्कर्ष क्या आया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, केशवानंद भारती वाद में। फिर क्या हुआ अगला, फिर बम्बई वाद हुआ 1994 में। क्या हुआ? बम्बई वाद आया 1994 में। इसमें भी यही मुद्दा आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। और इसमें क्या हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का अनुमोदन किया गया। क्या हुआ अनुमोदन में, क्या निष्कर्ष आया, क्या कहा कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग और अखंडता और पंथ निरपेक्षता जैसी विशेषताओं को अंग मानना तार्किक है। ठीक है, कि प्रस्तावना में के जो अंग है उसमें अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये सब सारी जो चीजें हैं उनको हम संविधान का अंग मान सकते हैं, अदरवाइज जो उसका मूल है उसको हम लोग संविधान का अंग नहीं मानेंगे। इन सब चीजों को माना जाएगा। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ये विवाद का विषय हमेशा रहा था। इन तीनों विवादों को, बेरुबारी, केशवानंद और बम्बई, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे एक और वाद हुआ था फिर, उसमें देखिए क्या कहता है
कि LIC ऑफ इंडिया 1995, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया 1995, इसमें भी एक मुद्दा हुआ था, उसमें भी ये बात आई कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो इसका निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, उन्हीं शब्दों को माना गया जो भी इसके पहले मैंने बताया, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जो प्रस्तावना में शब्द उल्लिखित हैं उनके अर्थ देखिए क्या होते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के अर्थ, जैसे कि शुरुआत है हम भारत के लोग, ठीक है, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? इसका आशय यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, और साथ ही यह शब्द बताता है कि यह संविधान जनता ने अधिनियमित किया है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। क्या कह रहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग ही सर्वोच्च एवं संप्रभु हैं। यह शब्द यही बताता है, हम भारत के लोग, ठीक है, कि जो भारत के लोग, भारत की जनता सर्वोच्च एवं संप्रभु है और यह संविधान जनता ने ही अधिनियमित किया है, ठीक है, और जो भारतीय जनता को अधिकार में मिले हैं वही संविधान का आधार है, यह इसका अर्थ हुआ। आगे देखिए, और प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के अर्थ में दूसरा क्या है? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारत अन्य प्रभुत्व संपन्न राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं है, अर्थात बाह्य रूप से इस हेतु स्वतंत्र है कि उसकी विदेश नीति की दिशा या दशा क्या हो, साथ ही उसे किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार है, अर्थात आंतरिक रूप से यह सर्वोच्च है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसका अपना प्रभुत्व है, किसी दूसरे देश का अधिकार इसमें नहीं है, ये अपनी नीतियों को, अपने नियामक कानून को स्वयं बनाने का इसके पास अधिकार है। आगे देखिए, अगला क्या है? अगला है लोकतंत्रात्मक। जो उद्देशिका में और भी चीजें आई हैं प्रस्तावना में, लोकतंत्रात्मक क्या कह रहा है इसके बारे में? कि संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है, और वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो शब्द आया गणराज्य, गणराज्य का क्या मतलब है? प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतंत्री व्यवस्थाओं, वंशानुगत गणतंत्र तथा लोकतंत्री गणतंत्र से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्री गणतंत्र को अपनाया गया है। कि यहाँ पे वंशानुगत सिस्टम नहीं है, यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी जनता द्वारा शासन, ठीक है, जिसका अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जहां सभी सार्वजनिक पद जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं या भरे जाते हैं, और इसमें राज्य का जो प्रधान होता है, राष्ट्रपति, वह भी शामिल होता है। अतः संविधान के अधीन सभी अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं, कोई आनुवंशिक शासक नहीं है। कि यहाँ पे सभी अधिकार भारत की जनता, भारत के लोगों पर है, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखिएगा सारी चीजें। और इसमें जो समाजवाद शब्द आया, समाजवाद का देखिए, जो हमारे प्रस्तावना में शब्द है, समाजवाद शब्द मूलतः प्रस्तावना में समाविष्ट नहीं था, जो मूल प्रस्तावना थी उसमें समाजवाद नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है, ठीक है। और समाजवाद शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व व नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। और इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान निजी संपत्ति के उन्मूलन में विश्वास रखता है, बल्कि यह उस पर कुछ निर्बंध भी लगाता है जिससे उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह ध्यान में रखना है कि समाजवाद मूल संविधान प्रस्तावना में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया।
और समाजवाद के बारे में क्या कहा था इंदिरा गांधी ने, ये देखिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारा समाजवाद हमारा समाजवाद अपने ढंग का समाजवाद है। हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यक समझते हैं। केवल राष्ट्रीयकरण करना यह हमारा समाजवाद नहीं है। तथा यथा तथा उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य आय संपत्ति जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना है तथा श्रमिकों को सभ्य जीवन स्तर प्राप्त कराना है। और साथ ही भारतीय समाजवाद का ध्येय मार्क्सवाद तथा समाजवाद का सम्मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर होता है। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि समाजवाद का मतलब यह है कि हम केवल उन्हीं क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनको हम आवश्यक समझते हैं। केवल राष्ट्रीयकरण करना समाजवाद नहीं है। जहां पे लगता है कि जरूरत है, जैसा कि हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि प्रमुख उद्देश्य क्या है, आय संपत्ति और जीवन के स्तर में समानता लाना, ये है हमारा असली समाजवाद। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, इसके बारे में देखिए। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता और न वह किसी पंथ के साथ कठोरता का ही व्यवहार करता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य के अंतर्गत धर्म को नितांत व्यक्तिगत वस्तु माना गया है। ठीक है, ये सभी धर्म अपने आप में स्वतंत्र हैं और संविधान की प्रस्तावना में धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को कारगर संरक्षण प्रदान किया गया है। और हमारा ध्येय भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाना है, इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द था। ठीक है, अगला क्या है शब्द, न्याय। न्याय के बारे में देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख का विशिष्ट महत्व है। संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त न्याय अनिवार्य है और न्याय के द्वारा ही लोक हित की वृद्धि हो सकती है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना में प्रयास करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। तो न्याय सबके लिए जरूरी है। और क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय, उसी से कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच में जाति वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति का समुचित अवसर सुलभ हो। और राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि दुर्बल वर्गों का शोषण रोके और उनके विकास के लिए क्रियाशील हो। तो ये सारी चीजें संविधान में उल्लिखित शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। और भी है आर्थिक न्याय, जैसे न्याय आया तो उधर सामाजिक न्याय आया, यहाँ पे आर्थिक न्याय आया। आर्थिक न्याय के बारे में समझिए। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो, कि जो भी उत्पादन है या जो भी वितरण की चीजें हैं वो न्याय के साथ सबको में मिले और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो। आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। ठीक है, सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है, ये देखिए। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, देश के समस्त नागरिकों को। और मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धांत ही होगा। जो वयस्क मताधिकार होगा वही उसे मतलब वयस्क लोग ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और राज्य में अभिजात वर्ग को कोई विशिष्ट रियायतें नहीं होंगी। ठीक है, जो बड़े वर्ग हैं उनको कोई भी विशेष रियायतें यहाँ पे नहीं मिलेंगी, सबको एक बराबर। और इस प्रकार प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के विचार से लोक कल्याणकारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है और नागरिकों को जीवन के अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन दिया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो। अब जो सामाजिक लोकतंत्र है उसका क्या अर्थ है, सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है वह पद्धति जो
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता देती है, और ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं बल्कि त्रिमूर्ति माने जाते हैं। यदि एक को अन्य से अलग कर दे तो लोकतंत्र का आशय ही निष्फल हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सबके अंदर। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता को समानता से और समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार स्वतंत्रता एवं समानता को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। अशोक कुमार बनाम यूपी राज्य 1997 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय को मूल अधिकार के रूप में अभिनिर्धारित भी किया है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जो शब्द स्वतंत्रता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है। स्वतंत्रता, इसका क्या अर्थ है। प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। नागरिक स्वतंत्रता से जैसे विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाना, संपत्ति रखना आदि नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। और मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनना और निर्वाचन में खड़ा होना, ये सब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखिए, समान, अभी और है, और क्या कह रहा है उसके बाद अभी स्वतंत्रता के बारे में कि सार्वजनिक पद पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करना आदि राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। और प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। तो ये जरूर स्वतंत्रता के बारे में ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें हैं। समानता क्या है। राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी पुरुष तथा स्त्रियां सभी परिस्थितियों में समान हैं। उनके बीच शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंतर तो होंगे ही होंगे। समानता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। सभी नागरिकों को देश के शासन विभाग में समान भाग मिलना चाहिए। यह है समानता का मतलब। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समान होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त किसी एक व्यक्ति का एक वर्ग को अन्य व्यक्तियों या वर्गों के शोषण का अधिकार नहीं होना चाहिए। और भारतीय संविधान की नजर में सभी नागरिक समान होंगे और उन्हें देश की विधियों का समान रूप से संरक्षण भी प्राप्त होगा। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को स्थान और अवसर की समानता दी गई है। और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूलवंश, जाति, स्त्री पुरुष या जन्म स्थान के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भी भेद नहीं होगा। ये समानता की बात की गई है। और यही कारण है कि अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिबंध किया गया है। और साथ ही अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत का। और राज्य के अधीन नियोजन से संबंधित सभी विषयों के लिए अवसर की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 में। ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अभी आगे तो ये सारी चीजें आएंगी, पढ़ेंगे हम लोग। अगला है बंधुता। क्या कह रहा है बंधुत्व की भावना में, ये देखिए। बंधुता, बंधुत्व की भावना लोकतंत्र की सफलता में पूर्व शर्त है तथा यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी एक ही भूमि के, एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं, यानी आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और यह भावना भारत के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय समाज मूलवंश, धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति जैसे आधारों पर बटा हुआ है। और प्रस्तावना में बंधुता को दो बातों से जोड़ा गया है। पहला कि व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना और दूसरा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। और क्या कह रहा है, और प्रत्येक को एक समान प्रतिष्ठा और गरिमा भी मिलनी चाहिए। और इसी कारण अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 तथा आनुवांशिक उपाधियां और पद पर प्रतिषेध किए गए हैं अनुच्छेद 18 के तहत।
और गरिमा का अधिकार स्वयं में मूल अधिकार है और बंधुता का एक अंतरराष्ट्रीय पक्ष भी है जो विश्व बंधुत्व की संकल्पना वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है के प्राचीन भारतीय आदर्श की ओर लेकर के जाता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 51 में निर्दिष्टांक सिद्धांतों के अंतर्गत स्पष्ट भी किया गया है। इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। और इसमें व्यक्ति की गरिमा की बात है और क्या कह रहा है देखिए व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्या कि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या भी महत्वपूर्ण तरीके से की जाती है। उदाहरण स्वरूप कुछ ही समय पहले, दिन नहीं हो गया, कुछ ही समय पहले ट्रांसजेंडर तथा हिजड़ों को एक तीसरे लिंग के रूप में कानूनी दर्जा देने तथा का फैसला हुआ और या फिर निर्भया कांड में त्वरित फैसला लेना, ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो व्यक्ति की गरिमा का महत्व यही है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको तीसरे लिंग ट्रांसजेंडर के रूप में किया गया, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कैसे माना जाता है ये देखिए कि प्रस्तावना में भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से मुखर हुई है और संविधान की आत्मा के अध्ययन से देश के नवयुवकों को देश प्रेम की नई प्रेरणा मिलती है और राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है और विधान के प्रति अमर आस्था जागृत होती है। और प्रस्तावना में निम्नलिखित गुण हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि यह हमारे संविधान की आत्मा है। कैसे, ये देखिए आगे क्या है निम्नलिखित गुणों में कि प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है, इस आधार पर कहा जाएगा कि उसकी आत्मा है। क्या देखिए, यह प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा और प्राण है। कानून की दृष्टि से यह संविधान का अंग नहीं है, फिर भी यही उसकी प्रेरणा स्रोत है और संविधान के सारे उपबंध प्रस्तावना से स्फूर्ति ग्रहण रहते हैं। और डॉक्टर सुभाष कश्यप के शब्दों में संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका और प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। और क्या कह रहा है, नूतन भावनाओं एवं संकल्पों का बोध, इसके तहत भी यह प्रस्तावना नूतन भावनाओं एवं संकल्पों का बोध कराती है। इससे शासनकर्ताओं को नई दिशाएं, सामाजिक समता और न्याय करने के लिए संकल्पों का बोध भी होता है और यह उद्देश्य का संविधान का अमूल्य अंश है और यह संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी है और यह प्रस्तावना को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है तथा संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। इसीलिए इसको प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्या कि संविधान की आत्मा कहते हैं कि संविधान के मूल सिद्धांतों और आधारभूत मूल्यों को, कि संविधान के जो मूल सिद्धांत और आधारभूत मूल्य हैं उन्हें यह संविधान की आत्मा कहते हैं। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी मामले में अपना निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान अथवा अधिनियम के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी भी कहा है। इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रस्तावना में चित्रित है स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भारत। क्या, इसलिए भी ये आत्मा है। हम जिन मान्यताओं को युगों से संजोते रहे हैं और विशेषकर जो विश्वास, निष्ठा और आकांक्षाएं हमने अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम काल में हृदयगम की हैं, वे संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह परिलक्षित होती हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और क्या कह रहा है, प्रस्तावना पर किसी वाद या एक विचारधारा का प्रभाव नहीं है। वर्तमान युग में अनेक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ है और विश्व के विभिन्न संविधानों पर उसका प्रभाव स्पष्ट झलकता है। चीन का शासन विधान जहां मार्क्सवादी दर्शन के प्रभाव से भरा पड़ा है, वहीं अमेरिका का संविधान क्रांतिकारी और पूंजीवादी दर्शन पर आधारित है। भारतीय संविधान किसी एक विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है, जरूर ध्यान में रखिएगा।
और जगहों के संविधान है एक विचारधारा से बंधे हुए, लेकिन भारतीय नहीं। और संविधान की प्रस्तावना में समस्त प्रचलित विचारधाराओं के श्रेष्ठ तत्व का निचोड़ उपलब्ध है। और प्रस्तावना में प्रस्तुत न्याय का सिद्धांत व्यवहारोपयोगी और समाजवाद, साम्यवाद तथा पूंजीवाद जैसे किसी विशिष्ट दर्शन का अनुगामी नहीं है। ये सारी चीजें इसके बारे में जरूर से। भारतीय क्रांति की सूत्रधार है प्रस्तावना। कैसे? संविधान की प्रस्तावना पर फ्रांसीसी, रूसी और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव झलकता है। यह बात सर्वविदित है कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर जोर देती है, और सोवियत क्रांति आर्थिक समानता पर, और अमेरिकी क्रांति व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर देती है। और ये सारे शब्द हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जा रहा है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारणा में तीनों क्रांतियों का समन्वय भी देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या कह रहा है? प्रस्तावना में चित्रित है भावी भारत का स्वरूप। क्या? कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की कल्पना के भारत का रूप प्रकट करती है, और संविधान निर्माताओं की योजना वह थी कि आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को एक ऐसा लक्ष्य माना जाए जिस तक हमें पहुंचना है। और प्रस्तावना में निहित लक्ष्य आज भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, और युग युग में प्रत्येक सरकार को उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहना होगा। इन सारे चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। आगे देखिए, कि प्रस्तावना से जो जुड़े हुए विभिन्न व्यक्ति हैं उन और जो संस्थाएं हैं उनके क्या विचार थे। जो प्रस्तावना से जुड़े व्यक्ति थे, जैसे पंडित नेहरू के क्या विचार थे? संकल्प से कुछ अधिक है। ठीक है, प्रस्तावना जो है संकल्प से कुछ अधिक है। यह एक धारणा है, एक दृढ़ निश्चय। ये धारणा है ना, ये गलत हो गया है, ये धारणा। यह एक धारणा है, एक दृढ़ निश्चय है, एक प्रतिज्ञा है, एक वचन है, और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है। और संयुक्त राष्ट्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना मानवाधिकार और मूल अधिकार दोनों को बराबर रूप में क्रियान्वित करती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा? कि प्रस्तावना ही संविधान का उद्देश्य है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? कि जब हम संविधान की जटिलता से ऊब महसूस करें तो हमें इसकी उद्देशिका को एक मंत्र के रूप में जपना चाहिए, तब हमारी आत्मा संविधान की महानता को स्वीकार कर लेगी। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आज का ये क्लास था हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में, ये खत्म होता है। और आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी स्वदीप कुमार, इस नाम से मेरा टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम का चैनल आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहीं पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक काम करेंगे कि कल फिर सुबह 10:30 बजे इसी चैनल पे करंट की क्लास आप लोगों को मिलेगी, और फिर कल 1 बजे हम लोग अपने पॉलिटी के अगली क्लास के साथ यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।